एक चैप्टर पे एक पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध पढ़ चुके हैं और एंथोनी गिडेंस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हार्ल लंबोस ने इसके बारे में क्या कहा था, सोशियोलॉजी के बारे में। चलो पढ़ते हैं। हार्ल लंबोस ने सामान्य बोध तथा समाजशास्त्रीय बोध का अंतर स्पष्ट करने के साथ ही इनकी पारस्परिक निर्भरता पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार एक सामान्य समझ यानी कॉमन सेंस के रूप में समाजशास्त्र के बारे में अनेक भ्रामक धारणाएं होने के बाद भी उनके सत्यता का भी कुछ अंश होता है तथा एक विशेष विज्ञान के विकास में अक्सर ऐसी धारणाएं उपयोगी भी हो सकती हैं। हार्ल लंबोस ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक सामान्य समझ यह है कि मनुष्य के व्यवहार सीखे हुए होते हैं, जबकि कीड़ों और पशुओं के व्यवहार कुछ जन्मजात प्रेरणाओं से प्रभावित होते हैं। एक सामान्य समझ के रूप में इस धारणा में सच्चाई का कुछ अंश जरूर है, यद्यपि इससे संबंधित वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। उदाहरण के लिए दीमक और मधुमक्खी जैसे सामान्य कीड़ों से लेकर कुछ उन्नत किस्म के जानवरों, नर वानरों के बारे में जो अध्ययन किए गए हैं, उसे स्पष्ट होता है कि उनके व्यवहार जन्मजात प्रेरणाओं से प्रभावित होने के बाद भी उन पर सीख और अनुकरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हुए एक सामान्य समझ ये है कि अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य का उन व्यवहारों पर निर्भर रहता है जो सीखे हुए होते हैं तथा जिनका संबंध मानव की सांस्कृतिक विशेषताओं से होता है। वास्तव में मनुष्य के न तो सभी व्यवहार अपनी संस्कृति से प्रभावित होते हैं और ना ही इन सभी का उद्देश्य सदैव सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होता है। इसके बाद भी जब हम एक सामान्य समझ के रूप में संस्कृत और मानव व्यवहारों के संबंध की बात करते हैं, तो मानव और उसकी संस्कृति को समझने के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ने लगती है। इस संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि विभिन्न सामाजिक तथ्यों और घटनाओं से संबंधित सामान्य बोध तथा समाजशास्त्रीय बोध में एक अंतर स्पष्ट है। इसके बाद भी गिडेंस, हार्ल लंबोस तथा उनके अनेक दूसरे लेखकों ने यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक घटनाओं से संबंधित सामान्य बोध को पूरी तरह बेकार और अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता। अनेक दशाओं के सामान्य बोध से हमें एक ऐसा आधार मिल जाता है जो किसी समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। आज परिवार, विवाह, धर्म तथा भ्रष्टाचार के बारे में लोगों की सामान्य समझ के आधार पर जब हम इनसे संबंधित विभिन्न विषयों पर समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं, तो यह स्पष्ट होने लगता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती हुई मानसिकता, टीवी से प्रसारित धारावाहिक तथा पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित नए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य किस तरह हमारी सामाजिक संस्थाओं और व्यवहार के तरीकों को प्रभावित कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि लोगों के सामान्य बोध का जब हम अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से परीक्षण करते हैं, तब वही बोध अनुभव सिद्ध और वैज्ञानिक बन जाता है। स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं की सामान्य समझ जब अनुभविक और तार्किक ज्ञान में बदल जाती है, तब इसी को हम समाजशास्त्रीय ज्ञान कहते हैं। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अर्थ एवं परिभाषा, साइंटिफिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। यूरोप में फ्रांस की क्रांति से पैदा होने वाली उथल पुथल के कारण फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए जिस नए विज्ञान को विकसित करने पर बल दिया था, उसका नाम उन्होंने पहले सामाजिक भौतिकी रखा। बाद में विभिन्न सुझावों को मानते हुए कॉम्टे ने इसे सोशियोलॉजी के नाम से संबोधित किया। अपने आरंभिक स्तर पर कॉम्टे समाजशास्त्र को इस रूप में विकसित करना चाहते थे जिससे इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन किया जा सके। साप्ताहिक रूप में सोशियोलॉजी शब्द को विभिन्न स्थानों के शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशियस है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। दूसरा शब्द है लोगस, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इन शब्दों का अर्थ क्रमशः सोशियस का है समाज और लोगस का है शास्त्र। इस प्रकार सोशियोलॉजी का अर्थ समाज के विज्ञान से है। सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण दो विभिन्न स्थानों के शब्दों से होने के कारण J.S. मिल ने इसके नाम को अभेद कहा तथा इसकी जगह एक दूसरे नाम इथोलॉजी का प्रस्ताव रखा, जिसके अंदर मानव समूहों के पारस्परिक संबंध को अध्ययन किया जा सके। लेकिन मिल के इस प्रस्ताव की कटु आलोचना की गई। हर्बर्ट सस्पेंसर ने सोशियोलॉजी शब्द को ही अधिक उपयुक्त मानते हुए यह निष्कर्ष दिया कि प्रतीकों की सुविधा और सूचकता उसकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद से सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र के नाम से ही संबोधित किया जाने लगा। समाजशास्त्र के अर्थ को वैज्ञानिक रूप से तभी समझा जा सकता है जबकि सबसे पहले इससे संबंधित दोनों शब्दों यानी कि समाज और शास्त्र को भली भांति स्पष्ट कर लिया जाए। समाज व्यक्तियों का समूह न होकर इसके बिल्कुल भिन्न है। लेपियर का कथन है
कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं और इनके प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। शास्त्र का अर्थ, विज्ञान का अर्थ तार्किक और व्यवस्थित ज्ञान से है। क्यूबर के अनुसार विज्ञान अवलोकन और पुनः अवलोकन के द्वारा विश्व में पाई जाने वाली समानताओं की खोज करने वाली एक पद्धति से है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें परिणाम सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित रखे जाते हैं। इस प्रकार समाज और शास्त्र शब्दों का अलग अलग अर्थ समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही समाजशास्त्र है। साधारणतः सभी समाजशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, लेकिन फिर भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न आधारों पर परिभाषित किया है। अध्ययन की सरलता के लिए समाजशास्त्र की सभी परिभाषाओं को 4 प्रमुख भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इसमें 4 तरह की परिभाषाएं हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन। चौथा है समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन। अभी हम पहले की बात करते हैं। नंबर 1, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन। इस वर्ग में वे समाजशास्त्री आते हैं जिनके अनुसार समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। उन्होंने समाजशास्त्र को ज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करती है, और इसको सपोर्ट करने वाले समाजशास्त्री हैं दुर्खीम, गिंडिंगस, समनर और वार्ड। ये आपको याद रखना है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, इस बात को या इस परिभाषा को कौन कौन मानते हैं? दुर्खीम, गिडिंगस, समनर और वार्ड। ये इसी वर्ग में आते हैं, और भी होंगे लेकिन ये चारों इस वर्ग में आते हैं। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। इस वर्ग के समाजशास्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है। इनके अनुसार समाज व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। इसलिए समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्पष्ट करना उचित है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित रूप में अध्ययन कर सकें। वास्तव में समाजशास्त्र को समाज अथवा सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहना 2 भिन्न विशेषताओं की ओर संकेत नहीं करता है। इस दृष्टिकोण से पहले तथा दूसरे वर्ग की परिभाषाओं में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन। गिन्सबर्ग, सिमेल, हॉबहाउस तथा ग्रीन आदि समाजशास्त्रियों का विचार है कि समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतरक्रियाएं यानी कि सोशल इंटरेक्शंस अधिक महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक संबंध तो संख्या में इतने अधिक हैं कि उनका व्यवस्थित अध्ययन करना भी कठिन है। ऐसी स्थिति में यदि हम समाजशास्त्र को केवल सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन कहकर परिभाषित करें तो इसकी प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन, कुछ लोग इसको भी सही मानते हैं। हैरी जॉनसन जैसे प्रख्यात यानी फेमस समाजशास्त्री ने आरंभ में ही यह स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। आपके अनुसार, मतलब हैरी जॉनसन के अनुसार, समाज की धारणा बहुत विवादपूर्ण है, इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में ही परिभाषित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को समूहों के ढांचे, संगठन, इन्हें बनाने वाली और इनमें परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाओं तथा समूहों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। उपर्युक्त विचारधाराओं से बड़ी भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि फिर हम समाजशास्त्र को किस दृष्टिकोण से परिभाषित करें? आप बताइए। वास्तविकता यह है कि अलग अलग समाजशास्त्रियों के विचारों की भिन्नता केवल इस समय से संबंधित है कि समाज को किस दृष्टिकोण से देखा जाए। कुछ व्यक्ति समाज का तात्पर्य सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से समझते हैं। कुछ के अनुसार समाज का निर्माण सामाजिक अंतरक्रियाओं से होता है, जबकि कुछ विद्वान सामाजिक समूहों तथा समाज के बीच कोई भी अंतर नहीं मानते। इसके पश्चात भी अधिकांश समाजशास्त्री यही स्वीकार करते हैं कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। इसी आधार पर वार्ड का कथन है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, और मेरे हिसाब से यही सबसे ठीक है। इस प्रकार
प्रस्तुत विवेचन में हम सर्वप्रथम सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित करेंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने क्या कहा है। मैकाइवर की स्पेलिंग है MACLVER एंड पेज की है PAGE। का कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। गिडिन्स ने क्या कहा है। गिडिन्स का विचार है कि समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। दुर्खीम ने क्या कहा है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान समाज की प्रतिनिधि विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं तथा इनमें सामूहिक चेतना का समावेश होता है। लगभग इन्हीं शब्दों में J.F. क्यूबर ने का कथन है कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही हैं। हम एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि समाजशास्त्र में समाज अथवा सामाजिक संबंधों के अध्ययन का इतना अधिक महत्व क्यों है। अध्ययन की सरलता के लिए हम समाज की तुलना एवं फूल माला से कर सकते हैं। जब बहुत से फूलों को एक लड़ी में अथवा पारस्परिक संबंधों के द्वारा व्यवस्थित कर दिया जाता है तो हम उसे एक फूल माला कहते हैं। इसी तरह जब बहुत से व्यक्ति और समूह एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से संबंधित हो जाते हैं तब इससे जो कुछ बनता है उसे ही हम समाज कहते हैं। और जिस तरह माला में किसी एक फूल का अस्तित्व दूसरे फूलों से स्थापित संबंधों के बिना नहीं है, उसी तरह समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति का अस्तित्व तभी तक है जब तक दूसरी इकाइयों के साथ संबंधों के द्वारा बंधा हुआ है। संबंधों की लड़ी से अलग होते ही एक सामाजिक इकाई के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों और समूहों द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहने के कारण संबंधों का जो व्यापक जाल बन जाता है उसी को मैकाइवर ने समाज कहा है। यह संबंधों का जाल जिस स्वरूप का होता है समाज का स्वरूप भी वैसा ही होता है। इसका तात्पर्य है कि जब कभी भी संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन होता है समाज के स्वरूप में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में अध्यापक और शिष्य के बीच जो संबंध थे वे आज नहीं रहे। 19वीं शताब्दी में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच जो संबंध थे वर्तमान सदी में वे बिल्कुल बदल गए हैं। कुछ ही समय पहले तक परिवार में कर्ता और दूसरे सदस्यों के बीच जो संबंध थे उनमें आज महान परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार जब कभी सामाजिक इकाइयों के बीच संबंधों का रूप बदलता है तो इससे समाज की प्रकृति में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक संबंध क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।